नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को एक निर्णय आया था जो कि सिविल अपील ज्यूरिस्डिक्शन सिविल अपील नंबर 4672 ऑफ 2012 का था। एक रिपोर्टेबल जजमेंट थी जिसमें अपीलेंट वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड अदर्स का एक केस था। और इसमें ये बताया गया था कि एक फैक्ट्स क्या थे इस केस के, तो वो ये बताया गया था कि जो बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड है, जो कि एक कंप्लेनेंट बैंक है, उन्होंने एक एंगेज की थी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज को, एक जो है कंपनी से सर्विसेज अवेल की थी, और जो कि एक फर्म थी, सर्विस प्रोवाइडर इनको शॉर्ट में कहा गया है, और एक कंडक्ट करने के लिए, ऑडिट वर्क को कंडक्ट करने के लिए बताया गया था। और जो ऑडिट वर्क था वो एक कंपनी का बताया गया, एक लखनऊ ब्रांच की एक कंपनी थी, उसके रिगार्डिंग में था कि 3 साल का जो पीरियड था 1 जनवरी 2007 से लेके जो पीरियड कमेंस हो रहा था 3 साल का, वहाँ का जो एक वर्क था वो मींस सर्विसेज मांगी थी। और फिर इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर ने मंथली ऑडिट रिपोर्ट जो है डेली ट्रांजैक्शंस की वो कंसर्न ब्रांच को दी थी। और फिर इसके बाद जो रिपोर्ट थी वो टाइम फ्रेम के अंदर दे दी गई थी। 7 मींस जो रिपोर्ट थी वो हर सक्सीडिंग मंथ के 7th डे को देनी थी। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर को मींस एक कोई भी सस्पिशियस गतिविधि हो या कोई फाउल प्ले हो, वो उसके बारे में भी बताना था, जो कि ट्रांजैक्शन से मींस रिगार्डिंग में था। वो कंप्लेनेंट बैंक को सारा का सारा अवगत करवाना था। लेकिन मींस फिर 27 सितंबर 2009 को एक ट्रांजैक्शन सीरीज ऑफ सर्किटस ट्रांजैक्शंस थी, जिसे कहा गया है, जिसमें लार्ज सम ऑफ द मनी था जो लिया गया था सर्टेन अकाउंट ऑफ द ब्रांच से। वो ना तो रेगुलर था ना ही किसी नॉर्मल नेचर के था। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट जब दी गई थी कंप्लेनेंट बैंक को, तो वो ट्रांजैक्शंस थी वो फ्लैग नहीं की गई थी। अब कंप्लेनेंट के मुताबिक कि जो मेन पर्पस था, जो फिल्म का जो सर्विसेज ली गई थी वो ऑडिट रिलेटेड वर्क से रिगार्डिंग में था, ताकि उनको असिस्ट कर सकें कि कोई भी इरेगुलरिटी हो उसके बारे में बताया जा सके। लेकिन ये साथ में ये भी बताया कि जो ट्रांजैक्शंस थी वो पॉलिसी पैरामीटर के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो पैरामीटर्स जो लेट डाउन किए गए हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस जो थी वो ली गई थी 27 सितंबर 2009 को। और कंप्लेंट ने कहा कि जो फिल्म जिससे सर्विसेज ली थी वो अपनी ड्यूटीज को जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं वो उससे ठीक से नहीं कर पाई, और जो भी टर्म्स के साथ से वो उनके साथ कंडीशन सेटल हुआ था उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो फिर कंप्लेनेंट ने फिल्म को नोट किया, मींस एक मतलब एक अपना जो ग्रीवेंसेस दी, एक लेटर भेजा 5 मार्च 2009 को, और फिर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस था वो रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद 5 सितंबर 2009 को एक और लेटर इशू किया फिल्म को, उसके बाद भी कोई इनसे जवाब नहीं आया। फिर इसके बाद एक कंप्लेंट थी, वो उन्होंने कंप्लेनेंट मींस जो कंप्लेंट बैंक ने एक जो कंप्लेंट थी वो रजिस्टर कराई ऑडिट फिल्म में। ऑडिट फिल्म के अगेंस्ट में एक डायरेक्टर डिसिप्लिन है, उनके वहाँ जो है कंप्लेंट थी वो रजिस्टर कराई। वो कंप्लेंट आई थी 21 दिसंबर 2009 को। अब डायरेक्टर डिसिप्लिन ने जो कंप्लेंट थी वो कॉपी ऑफ कंप्लेंट थी वो फिल्म की मींस फिल्म के पास भेजी, और कहा कि जो भी मेंबर्स हैं उनके जो नाम हैं वो बताए जाएं, और कि जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी ऑडिट से रिलेटेड जो काम किया वो उसके लिए जिम्मेदार है, और जिन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थी। और फिर 15 फरवरी 2010 को एक कम्युनिकेशन थी वो डायरेक्टर डिसिप्लिन को मिली ऑडिट फिल्म से। ऑडिट फिल्म के थे जो मींस ऑडिट फिल्म से उनको डायरेक्टर डिसिप्लिन को एक जो है कम्युनिकेशन मिली, और उसमें बताया गया कि एप्लीकेंट का जो नाम है
वो बताया गया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सारी सब्जेक्ट ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिव्यू करें और फिर इसके बाद एप्लीकेंट ने अपना अपीलेंट ने अपना जवाब जो है वो जमा किया 2 अप्रैल 2010 को, और कंप्लेनेंट ने फिर साथ में अपना रिजॉइंडर दिया, जो कंप्लेनेंट बैंक का उन्होंने रिजॉइंडर दिया 2 जून 2010 को, और फिर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी डायरेक्टर डिसिप्लिन ने कंप्लेनेंट बैंक से मांगे 10 दिसंबर 2010 को। और उसके बाद कंप्लेंट को देखने के बाद और रिटर्न स्टेटमेंट जो अपीलेंट का रिटर्न स्टेटमेंट लेने के बाद और जो भी सारे जो मैटर्स रिकॉर्ड पे थे, डायरेक्टर डिसिप्लिन ने प्राइम फेशिया इस कंक्लूजन पे आए कि अपीलेंट जो है किसी प्रकार का जो प्रोफेशनल जो है उसमें गिल्टी नहीं पाए गए हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं हुआ है उनसे, और जो क्लॉज थे 7, 8, 9 और पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको दोषी नहीं पाया। और फिर जब ये पॉइंट जब ये ओपिनियन आया डायरेक्टर का, उन्होंने बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को जो है वो अपना ओपिनियन दिया। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 को इन्फॉर्म किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने इन्फॉर्म किया अपीलेंट को कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है वो डिसएग्रीड है, जो प्राइम फेशिया जो ओपिनियन था डायरेक्टर डिसिप्लिन का वहां से जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है वो डिसएग्रीड है। इसलिए बोर्ड ने डिसाइड किया कि जो मैटर को डिसिप्लिनरी कमेटी में भेजा जाए फॉर फर्दर एक्शन। जो उनका चैप्टर 5 है चार्टर अकाउंटेंसी procedures of investigation and professional and other misconduct and conduct of cases rules 2007, जिसे शॉर्ट में रूल्स 2007 कहा गया है। और अब यहाँ पर एक्शन था जो बोर्ड का, जिससे वो डिसएग्री हो रहे थे कि जो प्राइम फेशिया ओपिनियन आया था डायरेक्टर डिसिप्लिन का और जो मैटर को फर्दर एक्शन के लिए भेजा गया डिसिप्लिनरी कमेटी को, उसको अपीलेंट ने चैलेंज किया हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में, एक रिट पिटीशन सिविल फाइल की। और उस रिट पिटीशन में ये बताया गया कि जो रूल 93 सब पार्ट बी है 2007 का वो इनवैलिड माना जाना चाहिए, इस ग्राउंड पे कि ये जो रूल है वो अल्ट्रा वायरस है सेक्शन 21A सब पार्ट 4 ऑफ द एक्ट। जो कानून जो बना हुआ है उसके ये अल्ट्रा वायरस है, उसके विरुद्ध में जा रहा है रूल। लेकिन डिविजनल बेंच ने इस चैलेंज को रिपेल्ड कर दिया। अब फिर यहाँ पर अपीलेंट ने यहाँ पर अपना केस रखा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर काउंसिल थे अपीलेंट के, उन्होंने बताया कि डायरेक्टर डिसिप्लिन जो है उन्होंने ऑलरेडी एक प्राइम फेशिया ओपिनियन दे दिया था कि अपीलेंट जो है वो किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट में एंगेज नहीं है। तो इसके बाद बोर्ड के बाद 2 ऑप्शन बनते हैं जो कानून है सेक्शन 21A के तहत, तो या तो उस मैटर को क्लोज कर दें और या फिर डायरेक्ट करें डायरेक्टर डिसिप्लिन को कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, और जो कि जो रोल ऑफ डायरेक्टर है, और फिर जो कि एक उन्होंने काम किया था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में और मैटर को रेफर किया था डिसिप्लिनरी कमेटी पे। तो यहाँ पर ये सबमिट किया कि कोई सब्सटेंशियल बेटिव नहीं बनता है, जो पेरेंट एक्ट जो बन के अकॉर्डिंगली जो रूल है वो बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पर उस रूल को चैलेंज किया गया है। चैलेंज किया था, फिर फर्दर ये आर्ग्यूमेंट किया कि जो इम्पिंज्ड रूल है वो एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है और वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकता जो कि पेरेंट एक्ट के साथ कॉन्टेम्पलेट नहीं करता है, तो इसमें ये उसका रूल जो है वैध नहीं बनता है। लेकिन जब रिस्पोंडेंट ने अपना जो रिस्पोंडेंट के काउंसिल उन्होंने अपनी ये सबमिशंस दी कि उन्होंने बताया कि अगर ये आर्गुमेंट अपीलेंट का एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो डायरेक्टर डिसिप्लिन जो कि खुद ही एक सेक्रेटरी है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के, उनकी खुद की पावर ज्यादा होगी बोर्ड से। तो अगर बोर्ड जो है, अगर ऐसे में जो बोर्ड है वो ओवर रूल नहीं कर पाएगा, जो अगर कोई भी डायरेक्टर जो प्राइम फेशिया ओपिनियन अपना दे देते हैं तो इसमें ओवर रूल नहीं कर पाएंगे अगर ये अपीलेंट का जो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इस साथ में ये बताया कि जो बोर्ड जो है एट बेस्ट जो है वो सिर्फ डायरेक्ट कर सकता है डायरेक्टर डिसिप्लिन को कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और साथ में बताया कि लेजिस्लेचर का कोई इंटेंशन नहीं थी, इस तरह का जो निर्णय के लिए कोई इंटेंशन नहीं थी और कोई स्कीम भी नहीं थी एक्ट के अंदर कि वो सजेस्ट करे बोर्ड को कि वो मैटर जो है डिसिप्लिनरी कमेटी को पास ना भेज सके। ऐसा भी कई कानून में जो स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पर दोनों के पक्ष सुनने के बाद यहाँ पर एक लीगल क्वेश्चन जो है फ्रेम हुआ कि जो रूल 93 सब पार्ट बी है 2007 का वो क्या इनकंसिस्टेंट है। जो रूल बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो जो रूल जो बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या उसकी पावर से बियॉन्ड में जा रहा है। तो ये रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ एक्ट और रूल्स को देखा कोर्ट ने, और पहले तो ये दिखाया कि जो प्रोविजंस जो है डिसिप्लिनरी
डायरेक्टरेट का वो 21 क्या बताता है उसको पढ़ा देखा, और फिर साथ में बताया 21 जो एक्ट का जो रूल्स सब पार्ट 4 है वो ये बताता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो एक्ट के अंदर जो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट होगा वो प्रोसीजर जो होगा वो फॉलो करेंगे, जो भी मैटर जो रूल होगा वो स्पेसिफाइड होगा। तो और फिर इसके बाद 21 के जो पार्ट के बाद जो 21A है वो जो एक्ट का ये बताता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, वो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या बताता है। उसके बाद 21A का जो सब पार्ट 2 है वो ये बताता है कि जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है वो प्रोसीजर को समरी प्रोसीजर को फॉलो करेगा जो भी केसेस उनके समक्ष आएंगे। और फिर इसके बाद जो 21A सब पार्ट 2 का और जो पार्ट 4 है वो ये बताता है कि डायरेक्टर डिसिप्लिन है वो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे बोर्ड के पास, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी और जो कंप्लेंट होगी, अगर उनके ओपिनियन में ये चीज आएगी क्योंकि प्राइम फेशिया केस नहीं बनता है कि मींस जिसके ऊपर कंप्लेंट की गई है, तो फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन अगर वो एग्री कर जाते हैं इस ओपिनियन को, डायरेक्टर डिसिप्लिन को, तो वो तब पहला जो ऑप्शन होगा वो उस मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर वो जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है वो डिसएग्रीमेंट में रहते हैं डायरेक्टर से, तो फिर वो एडवाइस करेंगे डायरेक्टर डिसिप्लिन को कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करें इस मैटर पे। तो ये पार्ट 4 ये बताता था। और फिर डिसिप्लिनरी कमेटी का जो 21 सब पार्ट B था वो उसके ऊपर बताया गया। अब यहाँ पे बताया एक जो एक्ट का जो 29A है वो बताया गया है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स बना सकती है। उसका जो 2 पार्ट है वो ये बताया गया कि कोई भी फॉरगोइंग पावर्स होगी, जो रूल्स जो बनाए जाएंगे वो इस मैटर में बनाए जाएंगे कि पहला जो 2 का सब पार्ट C था कि जो पावर प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 21, तो ये सारे जो रूल्स थे वो गवर्नमेंट के पास पावर थी। अब जो रूल 9 था जो बनाया गया 2007 का जो रूल था, तो उसका जो रूल नंबर 9 था वो कहता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, जब भी कंप्लेंट दी जाएगी उसका एग्जामिन किया जाएगा। और जो 3 पार्ट है वो ये बताया जाता है अगर डायरेक्टर इस प्राइम फेशिया ओपिनियन में आते हैं कि अगर कोई फिल्म जो है वो किसी प्रकार का गिल्टी नहीं है मिसकंडक्ट का, तो जो फर्स्ट शेड्यूल हो या सेकंड शेड्यूल में, तो पहला ऑप्शन ये रहेगा कि वो मैटर को बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास भेज दिया जाएगा। और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन अगर वो एग्री करते हैं डायरेक्टर के ओपिनियन पे, तो वो मैटर को क्लोज कर देंगे। अगर ये डिसएग्री करते हैं बोर्ड ऑफ ओपिनियन डायरेक्टर पे, तब फिर वो प्रोसीड करेंगे चैप्टर 4 ऑफ दिस रूल्स। तो मैटर अगर फर्स्ट शेड्यूल पे है तब मैटर जो है कमेटी के पास भेज दिया जाएगा कि वो प्रोसीड करें अंडर चैप्टर 5 ऑफ द रूल्स। अगर कोई मैटर सेकंड शेड्यूल पे होगा और जब दोनों शेड्यूल पे होगा, फिर वो एडवाइस करेंगे डायरेक्टर को कि फर्दर करें, इन्वेस्टिगेट करें इस मैटर पे। तो ये एक जो रूल थे वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे। और 9(4) जो है वो साफ जो है ये क्लैरिफाई कर रहा था कि अगर कोई डायरेक्टर अगर प्राइम फेशिया ओपिनियन पे आते हैं और बोर्ड भी अगर जो है वो डिसिप्लिन है वो भी एग्री कर जाता है, तो फिर दोनों के अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो मैटर तो क्लोज हो जाएगा। और साथ में दूसरा इश्यू बताया कि अगर जो बोर्ड है वो डिसएग्री कर रहा है, जो बोर्ड ऑफ जो डिसिप्लिन है वो डिसएग्री कर रहा है डायरेक्टर से, तो फिर वो जा तो प्रोसीड करेंगे चैप्टर 5। अगर फर्स्ट जो भी ऑफेंस है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आ रहा है, तो वो मैटर जो प्रटेंड करता है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, तो वो उसको प्रोसीड करेंगे। और तब ऐसे में कमेटी के पास भेजा जाएगा, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास, कि उसको प्रोसीड करें चैप्टर 5 ऑफ द रूल्स। और अगर जो सेकंड शेड्यूल के अंदर आ रहा है या फिर दोनों शेड्यूल के अंदर आ रहा है, तब जो बोर्ड होगा वो डायरेक्ट मींस एडवाइस करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा, एडवाइस करेगा डायरेक्टर को कि आप इसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करें मैटर को। तो यहाँ पर ये सारे रूल्स का एनालिसिस करने के बाद फाइनल जो कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि वो रिस्पोंडेंट की बात से एग्री थे। उन्होंने यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अपना ओपिनियन क्या बताया। कोर्ट ने कहा कि हमारे सारा कुछ करने के बाद मींस सारे एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी हेजिटेशन नहीं है कि इस कंक्लूड पे आने पे कि जो इम्पिंज्ड रूल जो है वो कंप्लीटली जो है ऑब्जेक्ट ऑफ पर्पस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चैप्टर जो मिसकंडक्ट अंडर दिस एक्ट है उसके साथ मैच मतलब कर रहा है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। इसलिए लर्नड काउंसिल जो रिस्पोंडेंट उन्होंने राइटली आर्ग्यू किया कि अगर अपीलेंट की कंटेंशन को मींस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो फिर एक अनोमोलस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है वो खुद एक सेक्रेटरी होंगे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन पे, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के। अगर सेक्शन 21 सब पार्ट ए जो है उसके पास मतलब जो डायरेक्टर के पास पावर ज्यादा होगी
बोर्ड के पास बोर्ड से ज्यादा पावर होगी। अगर प्राइम फेशिया डायरेक्टर ओपिनियन पे आ जाते हैं तो फिर तब इसमें कोई फाइनल ओपिनियन जो बोर्ड का होगा उस बोर्ड को वो जो निर्णय है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि डायरेक्टर डिसिप्लिन को मींस जो इन्वेस्टिगेट के लिए कहे। तो यहाँ पर सेक्शन जो था वो कम्प्लीटली साइलेंट था कि अगर कोर्ट ने कहा कि अगर ये सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली साइलेंट है, ऐसे में क्या होगा अगर ये निकलेगा कि डायरेक्टर डिसिप्लिन है, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेट के बाद कंक्लूड करते हैं कि जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट में जो चीज पाई गई है उसी को कंक्लूड कर देते हैं, तब फिर उस आर्गुमेंट को अगर कोर्ट ने कहा कि अगर अपीलेंट के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो रूल जो 9(3) है उसमें कुछ बचेगा नहीं, और अंडर सेक्शन 29A सब पार्ट 2C के अंदर तो वो जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है जो पर्पस ऑफ दिस एक्ट के लिए। तो इसमें यहाँ पे बताया कि एक जो जेन्युइन कंप्लेंट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की होगी वो मेंबर की, उसको फिर मींस इस लेवल पे रिजेक्ट नहीं की जा सकेगी। तो इसलिए इजिली कंक्लूड किया है कि जो रूल्स जो बनाया गया है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का वो जनरल डेलीगेशन और जो पावर थी 29A सब पार्ट 1 के अंदर वो पूरी तरह से फिट बैठती है, वो विद इन द स्कोप के अंदर है। तो ऐसे में करते हुए जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। तो मींस जो निर्णय लिया गया था वो उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जजमेंट आई थी वो 8 फरवरी 2024 को आई थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।